एक्सेल एक्सपर्ट बनने के लिए आपको कौन से वीडियोस देखने चाहिए, ये आप अगर सोच रहे हो तो सोचना बंद करो और वीडियो देखना शुरू करो, ये मेरा कहना है। सीधी बात नो बकवास एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो खास। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए मेहमान हैं हमारे चैनल पे तो चाय पी के जाइएगा। नहीं, मजाक कर रहा हूं, चाय नहीं पीना है। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप एक्सेल में स्मार्ट बने। डेफिनेटली बनोगे यार। फिलहाल तो और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है learnmopro.com, जिसके ऊपर चल रहे ढेर सारे कोर्सेज के ऊपर, जिसके ऊपर MS का कोर्स है, एक्सेल का कोर्स है, पावर क्वेरी का कोर्स है, MS ऑफिस का कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारे कम रेट में अवेलेबल है विथ सर्टिफिकेट कोर्सेज है। जी हाँ, सर्टिफाइड कोर्सेज आपको वेबसाइट पर मिलेंगे, आप खुद ही चेक कीजिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपके लिए। तो चलिए सीखते हैं एक्सेल की पहली टिप्स, एक साथ ढेर सारी शीट्स कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आपको बनानी एक्सेल में ढेर सारी शीट्स दोस्तों। फॉर एग्जांपल आपको 12 महीने की 12 शीट्स बनानी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर। उल्टा हो गया, नवंबर दिसंबर, कभी कभी हो जाता है हड़बड़ी में उल्टा दोस्तों। लेकिन आपको बनानी ऐसी 12 शीट, तो आप करेंगे क्या, ट्रेडिशनल मेथड आप करेंगे। न्यू शीट पे क्लिक और ऐसे ही आप 12 शीट इंसर्ट करते जाओगे और बाद में हर एक शीट के ऊपर आप करोगे राइट क्लिक और राइट क्लिक करने के बाद रीनेम, और रीनेम करने के बाद यहाँ पे नाम दोगे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जैसे भी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आपको बनानी ढेर सारी शीट्स, और जैसे मंथ नेम की हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है। तो ऐसे शीट के लिए आप ट्रेडिशनल मेथड हमेशा यूज़ करोगे। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते जाओगे, फिर राइट क्लिक करके रीनेम, जैसे मैंने इंट्रो पार्ट में बताया। लेकिन मैं जो स्टेप्स कर रहा हूँ वो अगर फॉलो करोगे तो आप जितनी चाहिए उतनी शीट्स बना सकते हैं और जो भी नाम की चाहिए वो नाम की बना सकते हैं। ऐसे कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। सिंपली सपोज यहाँ पे लेना है जनवरी। अभी मुझे जनवरी तो दिसंबर शीट्स तैयार करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जनवरी लिखने के बाद यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ और दिसंबर तक ड्रैग कर रहा हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं हेडिंग भी दे दूंगा ऊपर, मंथ करके हेडिंग मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे ऊपर हेडिंग भी दे रहा हूँ और यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया। और जो भी है हेडिंग आप छोड़ दो इस तरह से, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका पाइवट टेबल तैयार करना है दोस्तों। अब बोलोगे यार पाइवट टेबल का और शीट इंसर्ट का क्या संबंध है? संबंध है दोस्तों, आपको पता चलेगा, पूरा तो देख लो यार। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पहले इसे सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको जो भी लिस्ट टाइप करनी है आप टाइप कीजिए। आपके प्रोडक्ट की लिस्ट हो सकती है जिसकी शीट्स आपको बनानी है, आपकी एम्प्लॉय के नाम हो सकते हैं जिनकी शीट्स आपको बनानी है। आपको जिसकी शीट्स बनानी है वो सब लिस्ट यहाँ पे टाइप करके लो। एटलीस्ट एक कॉलम में वो रहना चाहिए यहाँ पे, और है टाइप आपके पास पहले से, तो आप उनकी शीट्स यहाँ पे इजीली बना सकते हो। करना क्या है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है पाइवट टेबल में। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर पाइवट टेबल, और पाइवट टेबल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पाइवट टेबल क्लिक करोगे यू विल गेट ए डायलॉग बॉक्स। ये इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें हमें न्यू वर्कशीट नहीं चाहिए, एग्जिस्टिंग ही लेना है। और ऊपर तो ऑलरेडी हमने डेटा सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट टेबल और रेंज। अगर आप पाइवट टेबल नहीं जानते हैं और पाइवट टेबल आप डिटेल में बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं पूरा डिटेल में, तो उसके लिए 40 मिनट्स का एक वीडियो मैंने बनाया पाइवट टेबल का। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके लिए, या मेरे चैनल पे है, आप चेक कर सकते हैं। पाइवट टेबल एक ही वीडियो देखेंगे तो पाइवट टेबल पूरा समझ में आएगा। ये तो एडवर्टाइज थी मेरे वीडियो की दोस्तों, बीच बीच में करनी पड़ती है आपको ये बताने के लिए कि मेरे चैनल पर एक्सेल के और भी वीडियोज़ है। चलिए वो आप देखेंगे, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर फिलहाल देखिए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कर्सर रखिए। जी हाँ, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कर्सर रखने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है शीट पे, कहीं पे भी ओके बटन पे क्लिक कर दो। जैसे आप ओके करोगे यहाँ पे इसके बीच में आपका कर्सर रहना चाहिए, और यहाँ पे राइट साइड में आपको पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट मिलेगा। अब ये पाइवट टेबल फील्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मंथ कॉलम आ चुका है, और इस मंथ को मैं ड्रैग करके फिल्टर्स में रख रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, मंथ को ड्रैग करके मैंने फिल्टर्स में रख दिया। चलिए, जैसे मंथ्स को मैंने फिल्टर में ड्रैग करके रखा है, अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ, मैं एनालाइज टैब, यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको एनालाइज टैब, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। एनालाइज टैब में क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में ऑप्शन आ रहा है जो कि पाइवट टेबल के ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, और इसमें आ रहा है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। अभी जिन्होंने मेरा पाइवट टेबल का वो वीडियो देखा है ना 40 मिनट्स का, उनको क्लिक हो गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। एग्जैक्टली उनको क्लिक हुआ होगा क्योंकि उसमें ये चीज़ मैंने बता दी है। अब मैं इस मंथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ।
ओके करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है नीचे कुछ शीट्स तैयार हो चुकी है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। वाओ व्हाट अमेजिंग, है ना। आप ऐसे ही बोलोगे, अगर ऐसा आपके मुंह से निकला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। अगर आपको कुछ चीज़ें अमेजिंग लगती है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलिए दोस्तों। यार कमेंट पढ़ के बहुत मज़ा आता है आपका। मतलब मैं संडे जब थोड़ा बहुत फ्री रहता हूँ ना तो आपके कमेंट पढ़ता रहता हूँ और कुछ रिप्लाई भी देने की कोशिश करता हूँ। अभी टाइम मिलता है वैसे रिप्लाई देता हूँ दोस्तों, लेकिन आप कमेंट ज़रूर कीजिए, आपकी कमेंट पढ़ने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। फिलहाल तो यहाँ पे देखिए 12 शीट बन चुके हैं, लेकिन एक बात देखिए कि हर एक शीट में आप ऊपर देखेंगे कि हेडिंग में जो 1 और 2 कॉलम दिख रहे हैं उसमें आ चुका है उसका नाम। तो ये नहीं चाहिए ना आपको, तो आपको इसे सिंपल आप हटा सकते हैं। जितने भी शीट्स है उसमें से एक साथ हटाने के लिए आप इसे कंट्रोल बटन प्रेस करके सभी शीट को सिलेक्ट कीजिए। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल बटन प्रेस करके सभी शीट्स को यहाँ पे मैं एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ और बस यहाँ पे एक ही शीट से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर आप कंट्रोल बटन प्रेस करके सभी शीट सिलेक्ट करते हैं और पहली शीट में जो भी काम करते हैं, जो भी शीट में काम करते हैं वो सभी शीट में आता है। यहाँ पे मैं कॉलम की विड्थ बढ़ा रहा हूँ या इसका जूमिंग लेवल बढ़ाता हूँ तो जूमिंग लेवल भी सभी शीट में बढ़ने वाला है। तो एक साथ सभी शीट में अगर आपको सेम काम करना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करके आप शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक शीट की टिप्स है जो आपके साथ मैंने शेयर की है। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसे डिलीट कर दिया और कॉलम की साइज एडजस्ट कर दिया और जूमिंग लेवल भी एडजस्ट कर दिया। तो ये सभी शीट में हुआ है कि नहीं देखने के लिए एक काम करते हैं, जो डिसलेक्टेड शीट है उस पर क्लिक कर देते और बाद में दोबारा हम इसे क्लिक कर देते। वो सारा डिसलेक्शन मतलब आपने जिस कंट्रोल बटन प्रेस करके सिलेक्ट किया था वो सिलेक्शन हटाने के लिए बस एक डिसलेक्ट शीट पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्शन हट जाता है। तो आप देख सकते हैं सारे शीट में से वो डिलीट हो चुका है, इवन जन, फेब, मार्च और सारी शीट क्लीन हो चुकी है। सबके कॉलम की साइज और जूमिंग लेवल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुकी है। तो आप जितनी चाहिए उतनी शीट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है मैंने बता दिया है। अब दूसरे एक्सेल के टिप्स से हम ये जानेंगे कि एक साथ जितनी भी शीट्स ओपन है उसे साइड बाय साइड हम कैसे व्यू करेंगे। चलिए एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे नया वर्कशीट लेता हूँ और कंट्रोल एन करके नया वर्कशीट लेने के बाद यहाँ पे मैं शीट 1, शीट 2, शीट 3 ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3 है। अभी ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 है मेरे पास और तीनों शीट मुझे एक साथ देखनी है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको जाना है व्यू में दोस्तों। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको जितनी शीट है आपकी, फिलहाल आपको 3 शीट है, तीनों शीट आप साइमल्टेनियसली एक के बाजू में एक देखना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, पहले शीट में आप कुछ लिखिए ताकि आपको पता चलेगा, दूसरे शीट में आप कुछ यहाँ पे लिखिए नीचे और तीसरे शीट में यहाँ पे कुछ लिख दीजिए, कुछ ना कुछ लिख दीजिए। आपको कंटेंट कुछ ना कुछ वहाँ पे चाहिए, एटलीस्ट कुछ डिस्प्ले हो जाए इसलिए। अब आपको करना है व्यू में न्यू विंडो में। तो न्यू विंडो में आपको कितनी बार क्लिक करना है, कितने शीट है आपके पास 3, तो 3 बार क्लिक कीजिए 1, फिर व्यू में न्यू विंडो 2, व्यू में न्यू विंडो 3। तो 3 टाइम्स आपने क्लिक करने के बाद व्यू में जाओ और यहाँ पे आ रहा है अरेंज ऑल ऑप्शंस, दिखाई दे रहा है अरेंज ऑल ऑप्शंस। तो अरेंज ऑल जैसे आप करोगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको हॉरिजॉन्टली एडजस्ट करना है, वर्टिकली या कैस्केड। कैस्केड मतलब एक के ऊपर एक, वर्टिकल मतलब एक के बाजू में एक और हॉरिजॉन्टल मतलब ऊपर नीचे ऐसे, है ना। तो यहाँ पे आपको वर्टिकली करना है। चलो वर्टिकली कर देते, मैं यहाँ पे वर्टिकली कर रहा हूँ, ओके कर देते। और यहाँ पे 4 विंडो हो गई। कैसे, अच्छा मैंने पहले एक विंडो था और 2 ही विंडो मुझे इंसर्ट करने थी क्योंकि मुझे पहला एक विंडो था मेरे पास और 2 ही इंसर्ट करते तो 3 शीट के लिए हो गया। यहाँ पे फिलहाल मेरे पास 4 हो गए क्योंकि मैंने 3 बार विंडो इंसर्ट कर दिया। आप ये बात ध्यान में रखिए, ज़रा मैंने जल्दबाजी में कर दिया। तो पहले शीट में आपको दिखाई दे रहा है शीट 1, दूसरे में भी शीट 1 है, इसकी जगह मैं शीट 2 व्यू करना चाहता हूँ, इधर क्लिक करूँगा। तीसरे में शीट 3 व्यू करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शीट 3, या फिर आप यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक कर सकते हैं ऐसे भी और शीट जो भी शीट आपको यहाँ पे व्यू करनी है उस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप देख सकते हैं कौन सी शीट इसमें आपको देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 1 है, तो ऐसे ही आप शीट एक साथ देख सकते हैं। फिलहाल तो और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है learnmopro.com, जिसके ऊपर चल रहे ढेर सारे कोर्सेज के ऊपर, जिसके ऊपर MS का कोर्स है, एक्सेल का कोर्स है, पावर क्वेरी का कोर्स है, MS ऑफिस का कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारे कम रेट में अवेलेबल है विथ सर्टिफिकेट कोर्सेज है। जी हाँ, सर्टिफाइड कोर्सेज आपको वेबसाइट पर मिलेंगे, आप खुद ही चेक कीजिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपके लिए। अब एक्सेल के तीसरे टिप्स में हम सीखने वाले कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मैजिक दोस्तों। जी हाँ, आप खुद ही देख लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग से होने वाले बहुत सारे मैजिक की वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं चैनल पे ऑलरेडी दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपने देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप देख लेना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अमेजिंग वे से कैसे प्रेजेंट करते हैं उन वीडियोस में है, लेकिन आज के वीडियो में भी कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ही है। जी हाँ दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम अल्टरनेटिव रोज कैसे हाईलाइट करेंगे या फिर अल्टरनेटिव कॉलम्स कैसे हाईलाइट करेंगे वो भी हम आज के वीडियो में देखने वाले। साथ ही हम देखेंगे कि 2 रो छोड़ने के बाद तीसरा रो, यानी कि हर 2 रो छोड़ने के बाद तीसरा रो कैसे हाईलाइट करेंगे,
ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे हाईलाइट करना है एक रो छोड़ के एक रो, मतलब अल्टरनेटिव रोज हाईलाइट करने हैं। तो मुझे यहाँ पे 2 नंबर रो छोड़ देना है इस डेटा में से और 3 नंबर रो हाईलाइट करना है, फिर उसके बाद 5 नंबर रो हाईलाइट करना है। तो उसके लिए करना क्या है, सिंपल सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फॉर्मूला यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने डेटा लिया है ऑलरेडी और मैं यहाँ पे इतना डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना डेटा मुझे सिलेक्ट करना है क्योंकि मुझे इस तरह से हाईलाइट करना है। टाइटल तो मैं अलग सा फॉर्मेटिंग कर दूंगा यहाँ पे। तो फिलहाल करना क्या है, इतना डेटा सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आप जाने के बाद यहाँ पे न्यू रूल ऑप्शंस नीचे आता है और न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलने वाला है, जो कि ये डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और इसमें हम लोग यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने कर लिया है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको फॉर्मूला लिखने के लिए कर्सर आ रहा है। तो उस बॉक्स में मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ और फॉर्मूला कौन सा लिख रहा हूँ मैं इसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन पहले फॉर्मूला लिख के देखिए रिजल्ट क्या आता है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के मैं आपको बता देता हूँ। मॉड फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे हम। मॉड का ये फंक्शन एक्सेल के अंदर प्री डिफाइंड रहता है, शायद आपको पता रहेगा। इसमें हम लोग नंबर और डिविजर देते हैं। तो फिलहाल नंबर जो ले रहा हूँ मैं यहाँ पे रो फंक्शन का ले रहा हूँ, रो। तो जो रो नंबर रहेगा, ये रो फंक्शन क्या करता है, रो नंबर डिस्प्ले करेगा। और उसके बाद कॉमा, इसका डिवीजर में ले रहा हूँ 2। अगर मैं इसको डिवीजर करता हूँ तो इसका आंसर अगर यहाँ पे आता है 1, इट इज़ इक्वल टू 1, इफ इट इज़ इक्वल टू 1, तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है अगर ये ट्रू है, मतलब क्या आपको मैं समझाता हूँ। अगर मॉड फंक्शन से हम लोग रो नंबर का यहाँ पे डिवीजर निकालेंगे 2 के साथ तो वो 1 आता है। तो आंसर अगर ये ट्रू है तो हम लोग उस सेल को कलर देंगे। तो चलिए मैं फॉर्मेट करके यहाँ पे कलर पहले एक अप्लाई करके दिखाता हूँ आता है कि नहीं आता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबरों को कलर आ रहा है, 5 नंबर को, 7 नंबर को, 9 नंबर को और 11 नंबर को। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉड फंक्शन क्या काम करता है मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। पहले रो फंक्शन क्या काम करता है ये देख लीजिए। रो फंक्शन अगर आप जो रो में देते हैं तो ये रो नंबर 2 है तो रो नंबर बताएगा। तो हर एक रो का नंबर यहाँ पे बताएगा। रो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, मैंने रो फंक्शन यहाँ पे भी यूज़ किया। उसका रो नंबर बताएगा जिस रो में आप लिखोगे। क्लियर है ये? उसके बाद अगर ये रो फंक्शन हम लोग मॉड के अंदर यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे मॉड फंक्शन हम लोग लेते हैं, ये रो फंक्शन वाला ये जो सेल है वो लेते हैं, कॉमा डिवीजर लेंगे। डिवीजर मतलब 2 से हम डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या होगा। अगर 2 को 2 से हम डिवाइड करते तो 2 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है दोस्तों। तो कंप्लीट डिवाइड होने के बाद इसका आंसर 0 आने वाला है। लेकिन 3 को डिवाइड करते तो वहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचता है 1। तो वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ड्रैग करता हूँ तो जहाँ जहाँ ऑड नंबर्स है, जैसे कि 5 है ऑड नंबर्स, वहाँ पे 1 आंसर आपको दिखाई दे रहा है। 7 पे भी 1, क्योंकि ये ऑड नंबर्स को 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, और जहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है 2 से वहाँ पे आपको पता है रिमाइंडर बचता कितना है 0। तो ये समझ में आएगा आपको। तो ऑड नंबर और इवन नंबर मॉड आपको बताता है 1 और 0 दिखाई दे रहा है ना आपको क्लियरली। तो वही फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके मैनेज रूल में चला जाता हूँ। मैनेज रूल के अंदर यहाँ पे मैं आपको एडिट रूल ऑप्शंस दिखा रहा हूँ दोस्तों। एडिट रूल में आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है। फॉर्मूला यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं इज इक्वल टू मॉड रो नंबर बताएगा और उसका डिवीजर 2। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 1, तो जब भी ऑड है तभी वो हाईलाइट होगा। अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ तो होगा क्या मुझे बताओ। अगर ये 0 करता हूँ तो होगा उल्टा, जो यहाँ पे 3 नंबर का रो आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा है सेल्स के अंदर, तो 3 नंबर की जगह यहाँ पे 2 नंबर हाईलाइट होगा, फिर 4 नंबर होगा। देखिए रिजल्ट तो देख लेते हैं ना। ओके करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं और ओके। तो अभी आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैंने उसका आंसर 0, जहाँ जहाँ 0 आता है मॉड के फंक्शन के साथ वो रो हाईलाइट होने वाला है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से किस तरह से हम लोग रो फंक्शन यूज़ करके ये हाईलाइट कर सकते हैं आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे 2 रो छोड़ के, मतलब यहाँ पे 2-3 नंबर के रो छोड़ के चौथा रो हाईलाइट होना चाहिए, फिर से 2 रो छोड़ के नेक्स्ट रो हाईलाइट होना चाहिए, तो आपको हर एक तीसरा रो हाईलाइट करना है जो कि ब्लैंक 2 रो छोड़ के। तो आपको करना कैसे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यही रूल में हम दोबारा जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैनेज रूल्स ऑप्शंस, और मैनेज रूल्स के अंदर एडिट रूल करेंगे। एडिट रूल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एडिट रूल पे क्लिक कीजिए और जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे पहले वाला फॉर्मूला आ जाता है। तो इसमें क्या चेंजेस करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 की जगह आपको करना है 3 दोस्तों, और 3 के बाद यहाँ पे 1 ही रख देना है लास्ट में, जो आपको दिखाई दे रहा है 1 ही यहाँ पे रखेंगे हम, और ओके करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 रो छोड़ने के बाद ये तीसरा रो हाईलाइट हो चुका है, 2 रो छोड़ने के बाद ये तीसरा रो हाईलाइट हो चुका है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रोज किस तरह से हाईलाइट करते हैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझा होगा। लेकिन आप कॉलम भी तो हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए इसी फॉर्मूला को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोबारा हम यहाँ पे मैनेज रूल्स में चले जाएंगे। मैनेज रूल्स तो आपको पता है, सिलेक्ट करेंगे और दोबारा एडिट रूल ऑप्शंस पे क्लिक करके हम यहाँ पे बस रोज की जगह भी कॉलम लिख देंगे। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैंने रो लिखा है, अब मैं यहाँ पे कॉलम लिखूंगा। चलिए मैं कॉलम लिख देता हूँ, कॉलम,
और कॉलम में मुझे यहाँ पे हर दूसरा कॉलम हाईलाइट करना है, मतलब अल्टरनेटिव कॉलम हाईलाइट करना है। तो 2 लिखूंगा, ओके करूंगा, अप्लाई करूंगा और ओके करूंगा। आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है, पहला कॉलम हाईलाइट हो रहा है, तीसरा हो रहा है और पांचवा हो रहा है, क्योंकि ऑड नंबर के हिसाब से यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अभी फिलहाल मैंने ऑड नंबर के लिए क्राइटेरिया दिया है। तो इस तरह से आप रोज और कॉलम अल्टरनेटिवली हाईलाइट कर सकते हैं, और कैसे करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। अब बारी है एक्सेल की चौथी टिप्स की, और इसमें हम सीखेंगे कि एक्सेल का डेटा पावर पॉइंट में लेके एक अमेजिंग प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, काश कल के क्लाइंट मीटिंग में मैं अगर एक्सेल का डेटा पावर पॉइंट में प्रेजेंट करता तो शायद मछली जाल में फंस जाती। आई मीन क्लाइंट प्रपोजल एक्सेप्ट करते। जी हाँ दोस्तों, हम एक्सेल का डेटा पावर पॉइंट में लेके एक अमेजिंग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर आपकी कोई बोर्ड मीटिंग है और आप चाहते कि एक्सेल का डेटा दिखा के आप लोगों को बोर ना करे, तो इसीलिए एक्सेल का डेटा पावर पॉइंट में लेके आप अमेजिंग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको स्क्रीन पे ट्रेलर दिखाता हूं। मूवी तो बाद में देखेंगे, पहले ट्रेलर देखिएगा। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है एक्सेल शीट, लेकिन उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर डेटा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, और ये मैंने कोई एनिमेशन सॉफ्टवेयर से नहीं किया है दोस्तों। आपको यहाँ पे दूसरी एक्सेल शीट दिखाई दे रही है जिसमें मैंने चार्ट लिया है, और चार्ट के अलग अलग कॉलम्स को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, जो कि एक एनिमेशन की तरह आपको लग रहा है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। जी हाँ, एक्सेल का डेटा माइक्रोसॉफ्ट पावर। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं एक्सेल फाइल के अंदर, जो डेटा मुझे पावर पॉइंट में लेके एक इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन तैयार करना है। आपको बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, बाकी कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं देना है, ना ही कोई बहुत लंबे लंबे स्टेप्स है। बस कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। पहले तो सबसे पहले एक्सेल की इस फाइल को ओपन करने के बाद आपको प्रिंट स्क्रीन ये बटन कीबोर्ड के ऊपर दबा देना है। प्रिंट स्क्रीन दबाने से ये स्क्रीन कॉपी हो जाती है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली पावर पॉइंट स्टार्ट करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। आपको दिखाई दे रहा है ब्लैंक प्रेजेंटेशन मैंने लिया है। मैं यहाँ पे लेआउट में जाऊँगा और यहाँ पे स्लाइड का लेआउट चेंज करके ब्लैंक करूँगा, यानी कि यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल वगैरह, ये सब मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक लेआउट पे क्लिक किया। अब आपके सामने ये ब्लैंक स्लाइड आ चुकी है, और आपको यहाँ पे प्रेस करना है Ctrl+V, यानी कि जो मैंने प्रिंट स्क्रीन बटन से किया था, मतलब वो प्रिंट स्क्रीन बटन से दरअसल जो भी स्क्रीन सामने थी वो कॉपी हो जाती है, और Ctrl+V बटन प्रेस करने से यहाँ पे वो पेस्ट हो जाती है। अब मैं इसे साइज़ कम करके एडजस्ट करूँगा, यहाँ पे आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब मेरा जो रिजोल्यूशन है स्क्रीन का वो है 1920 मेरे स्क्रीन का रिजोल्यूशन। उसके हिसाब से इस स्क्रीन का जो साइज़ है वो इस तरह से मुझे एडजस्ट करके स्क्रीन के ऊपर फिट करना होगा। अगर आपका रिजोल्यूशन चेंज है तो थोड़ा सा ये आपको साइज फिट करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि आपको अगर रिजोल्यूशंस के हिसाब से जाना है तो आपको डिज़ाइन में यहाँ पे स्लाइड साइज दी गई है, और स्लाइड साइज में कस्टम स्लाइड साइज, जैसे आप क्लिक करोगे विल गेट डायलॉग बॉक्स, और यहाँ से स्लाइड की अलग अलग साइज आप चेंज कर सकते हैं, और आपके जो प्रिंट स्क्रीन किए हुए स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको साइज लेनी पड़ेगी। यू जस्ट हैव टू ट्राई इट, क्योंकि आपका कौन सा रिजोल्यूशन है वो छोटी सी चीज़ है, बस आपको एक बार समझना है कि भाई अगर ये प्रॉपर नहीं बैठ रहा है स्क्रीन के ऊपर फुल स्क्रीन में, तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। फिलहाल तो मेरा यहाँ पे पूरा बैठ गया है, क्योंकि मेरा वाइड स्क्रीन रिजोल्यूशन है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कस्टम में मैंने वाइड स्क्रीन 16:9 ये रखा है, 16:9, और मेरा स्क्रीन भी 16:9 रिजोल्यूशन में है। फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि ये एक बार यहाँ पे लाया आपने, इसे इमेज कहते हैं, हम एक्सेल का डेटा नहीं है अभी ये। अब यहाँ पे करना क्या है, सिंपली आपको Ctrl+D बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे अभी एक और डुप्लीकेट आ चुका है, मैं इसे ड्रैग करके नीचे ले रहा हूँ, लेकिन मुझे इसे इसी के ऊपर रखना है, एग्जैक्टली ओवरलैप करना है प्रॉपर। ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक थोड़ा सा डिटेक्शन होता है, ऑटोमेटिक ये पॉइंट टच हो जाएंगे कॉर्नर पे। ना ही आपको ज़्यादा अंदर लेके जाना इस तरफ, ना ही बाहर लेके आना है, आपको एग्जैक्टली यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर टच होना चाहिए, उसी के ऊपर एग्जैक्ट ओवरलैप होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए दोस्तों। अब मैंने ये किया, उसके बाद करूंगा क्या, मैं आपको सिंपल ऑप्शंस बता रहा हूं। यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, तो आपको सिंपली यहाँ पे देखना है करना क्या है। यहाँ पे आपको क्रॉप टूल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मेट टैब में रहता है। ऊपर आपको फॉर्मेट टैब तो दिखाई दे रहा है, जैसे आप कोई इमेज वगैरह लेते हो तो फॉर्मेट टैब आता है। फॉर्मेट टैब के अंदर राइट कॉर्नर में क्रॉप टूल, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया क्रॉप टूल, इसमें से ये क्रॉप ही लेना है आपको। क्रॉप लेने के बाद क्या करना है,
आफ्टर सेलेक्टिंग क्रॉप, यहाँ पे इस तरह से आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। देखिए मैं कर रहा हूँ इसको इतना क्रॉप, जितना डेटा मुझे हाईलाइट करना है उतना मैं क्रॉप करने वाला हूँ। मुझे रो कॉलम हेडिंग रखनी है तो मैं रखूँगा, नहीं रखनी है तो ये भी क्रॉप कर दूंगा। अब बाजू में क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक ये ऐसा दो अलग अलग स्क्रीन है, लेकिन एक के ऊपर एक ओवरलैप होने की वजह से वो अलग नहीं दिख रही है। आपको करना क्या है, बैकग्राउंड की जो स्क्रीन है यानी बैकग्राउंड की जो इमेज है पहली वाली, उसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे फॉर्मेट में ही कलर में से अलग कलर चूज़ कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया, आप यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हैं, आपको जो अलग अलग कलर है, या कलर के अलावा आप करेक्शन में जाकर भी कुछ डार्क कलर्स वगैरह ये ले सकते हैं इस तरह से, या फिर यहाँ पे ब्लर इफेक्ट्स वगैरह भी ले सकते हैं। मैंने एक ले लिया है, आपको दिखाई दे रहा है कलर, मैंने यहाँ से कलर में ये कलर चूज़ कर दिया। इसकी वजह से हुआ क्या कि पीछे का पूरा जो है इमेज वो ग्रे कलर में आ गया। लेकिन इतना ही क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि ये क्रॉप ऊपर की इमेज है। देखिए इसके पीछे भी ऑलरेडी है, ये समझने की कोशिश कीजिए। ये ओरिजिनल इमेज जो थी उसके ऊपर ये मैंने एक अलग सा उसका डुप्लीकेट लिया था और रखा था ऊपर से, राइट। तो देखने वाले को ये अलग सा नहीं दिखाई देगा जब हम प्रेजेंटेशन शो करेंगे। समझ में आया ना मुझे करना क्या है। आपको अभी दिखाता हूँ इसको एनिमेशन कैसे देना है। चलिए एनिमेशन टैब पे क्लिक कीजिए और इसे वाइप एनिमेशन दीजिए। एनिमेशन के बारे में, पावर पॉइंट के एनिमेशन के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। यहाँ से जब एनिमेशन आप अप्लाई करते हो तो इंडिविजुअल सिंगल एनिमेशन अप्लाई होगा। अगर आपको एक ही स्लाइड पे डबल एनिमेशन अप्लाई करना है तो आपको ऐड एनिमेशन में जाना होता है। फिलहाल तो मेरा पहला एनिमेशन है तो मैं यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, वाइप एनिमेशन मैंने अप्लाई किया और वाइप में ऑलरेडी इफेक्ट आ रहा है बॉटम टू टॉप, तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया, यही इफेक्ट रहने दिया। अब इसके बाद मैं आपको इसे प्ले करके ज़रूर दिखाना चाहूँगा। इसको प्ले करने के लिए आप यहाँ पे F5 बटन प्रेस कर सकते हैं। चलिए मैंने F5 किया फुल स्क्रीन और मैं अभी डाउन एरो प्रेस करूँगा। आपको दिखाई दे रहा है क्या हो चुका है, उतना पर्टिकुलर डेटा हाईलाइट हो गया है, क्योंकि पहले वो पुरानी इमेज दिख रही थी और जैसे मैंने एरो प्रेस किया वो एनिमेशन, वाइप एनिमेशन से वो इंट्रांस एनिमेशन था, वो इमेज जो क्लियर वाली इमेज थी वो अभी आपको दिखाई दे रही है। इंट्रांस एनिमेशन है। इंट्रांस यहाँ पे 4 एनिमेशंस रहते हैं, आपको पता रहेगा, इंट्रांस, एम्पेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। फिलहाल हमें इंट्रांस और एग्जिट की जरूरत है। एग्जिट की क्यों अभी पता चलेगा आपको। अब करना क्या है आगे, अब मुझे इस पोर्शन को हाईलाइट करना है दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा डेटा है, तो मैं करूँगा क्या, कंट्रोल डी बटन प्रेस करूँगा। मुझे मेरा क्लाइंट का ध्यान इस डेटा पे लेके जाना है, या मेरा जो भी मेरे जो व्यूअर्स है उनका ध्यान इस कॉर्नर पे लेके जाना है। तो सबसे पहले मैंने कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट। किसको डुप्लीकेट किया, जो ग्रे कलर का मैंने बनाया उसे डुप्लीकेट किया है। अब डुप्लीकेट करने से क्या होता है आपको दिखाई दे रहा है, और एक ग्रे कलर का यहाँ पे स्क्रीन आ चुका है सामने, और इसे भी मैंने प्रॉपर रखा उसी स्क्रीन के ऊपर। व्हाट आई विल डू, मैं इसे क्रॉप करूंगा, फॉर्मेट में जाके मैं इसे क्रॉप करूंगा। क्रॉप में जाकर मैं इतना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जो भी कॉलम नंबर दिखाना चाहते हो तो दिखाओ, नहीं तो इतना डेटा आपको दिखाना है बस दिखाओ। बाजू में क्लिक करो, ये डेटा यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, इतना ही सिलेक्ट हो रहा है। अब इसे करना क्या है, वी हैव टू रिसेट इट। रिसेट पिक्चर एक ऑप्शन है फॉर्मेट में, रिसेट पिक्चर स्टेप से याद रखिएगा दोस्तों। रिसेट पिक्चर करने के बाद क्या हो रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है। अच्छा ये हाईलाइट हो गया है। अब मुझे करना क्या है, इसे एनिमेशन देना है। लेकिन इसे एनिमेशन देने के पहले ये जो है इसे इंट्रांस एनिमेशन मैंने दिया था। एनिमेशन टैब में क्लिक कीजिए, यहाँ पे 1 एनिमेशन आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 एनिमेशन है। तो ये जो 1 एनिमेशन है ये इंट्रांस है, लेकिन इसकी एंट्री के बाद इसकी एंट्री करनी है, लेकिन इसे एग्जिट करना होगा ना हमें। तो एग्जिट करने के लिए हमें ऐड एनिमेशन में जाना है, यहाँ से नहीं एनिमेशन देना है। एक पिक्चर पे अगर एक से ज़्यादा एनिमेशन देना है तो ऐड एनिमेशन से हमें देना होता है। और यहाँ पे मैं एग्जिट में ये वाइप एनिमेशन चूज़ कर रहा हूँ। एग्जिट के अंदर जो डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एग्जिट के अंदर वाइप एनिमेशन। तो वाइप एनिमेशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। चलिए वाइप एनिमेशन लेने के बाद दिखाई दे रहा है ये कैसे हुआ, एग्जिट हो रहा है। और मैं इसे इफेक्ट ऑप्शन में जाकर फ्रॉम टॉप करूँगा, मतलब ये इस तरह से ओपन और क्लोज की तरह। पहले ओपन हुआ था शटर, अभी शटर क्लोज कर दिया, इस तरह से कर दिया। अब इसके साथ इसको एनिमेशन कौन सा आएगा, इंट्रांस आएगा। तो ये इसका पहला एनिमेशन है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ले सकता हूँ। ये इंट्रांस एनिमेशन ही है, ग्रीन वाला इंट्रांस एनिमेशन याद रखना है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट दे रहा हूँ। ओके, तो अब करना क्या है, इसके बाद ये चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, ऊपर एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है एनिमेशन पेन, राइट। तो अब इस एनिमेशन पेन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पहला एनिमेशन, दूसरा एनिमेशन, तीसरा एनिमेशन दिख रहा है। ये दूसरा जो है एग्जिट का रेड वाला है, तीसरा जो है एंट्री का है, पहला भी एंट्री का है, दिख रहा है।
तो ये तीसरा जो एनिमेशन है ये मैं करने क्या वाला हूँ इसके साथ देखिए। तीसरे एनिमेशंस के ऊपर यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको समझ लेना है, वो है स्टार्ट विथ प्रीवियस। स्टार्ट विथ प्रीवियस मतलब क्या दोस्तों? स्टार्ट विथ प्रीवियस यानी कि हमारा जो एग्जिट एनिमेशन है रेड वाला, उसके साथ ही ये रन होगा। चलिए मैंने स्टार्ट विथ प्रीवियस किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ होगा कैसे। मैं यहाँ पे स्लाइड शो करूंगा, F5 बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। पहले तो ये शटर ओपन हो गया, यानी इतना डेटा दिखा, लेकिन जैसे मैं डाउन एरो या एरो की या माउस का क्लिक करता हूँ, लुक एट हियर, यहाँ पे वो गायब हो गया। मतलब इसका शटर क्लोज, इस डेटा का वो डेटा हाईलाइट हो रहा है जो मुझे करना था। आर यू गेटिंग? ये डेटा प्रेजेंटेशन कैसे करना है समझ में आपको? ये तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपका ध्यान इस नीचे वाले डेटा पे लेके जाना चाहता हूँ जो कि अभी लाइट कलर में दिख रहा है। तो करना क्या है, दोबारा वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। पहले तो आपको ये ग्रे इमेज को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डी डुप्लीकेट करने के बाद इसे पहले अरेंज कर लो क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे रहता है। यहाँ पे देखो, ये पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझो, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एकदम कॉर्नर पे जाकर टच करना होगा आपको, एक के ऊपर एक ओवरलैप। ये लाइन दिखाई दे रही है डॉटेड, इस तरह से आनी चाहिए कॉर्नर के ऊपर। तो ये छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत ही प्रॉपर करनी होगी आपको, नहीं तो ये इमेज एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं है तो आपका प्रेजेंटेशन वो प्रोफेशनलिटी नहीं देगा जो प्रोफेशनलिटी चाहिए एक्चुअली प्रेजेंटेशन के अंदर। तो यहाँ पे फिलहाल आपको करना क्या है, आगे फॉर्मेट में जाइए, क्रॉप में जाइए। क्रॉप में जाने के बाद यहाँ पे इसे इस तरह से करना है क्रॉप। ओके, सो नाउ यू गॉट इट कि कैसे क्रॉप करना है आपको मैंने बता दिया है। अब ये क्रॉप होने के बाद बाजू में क्लिक करके फिर इसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्योंकि क्रॉप होने के बाद आपको साइड में क्लिक करना होगा। उसके बाद इधर क्लिक कीजिए, इसे सिलेक्ट कीजिए एंड रीसेट पिक्चर, क्योंकि ये इस तरह से आने वाला है। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डार्क रहे, तो आप करेक्शन में जाकर यहाँ पे उसको डार्क भी करेक्शन में इस तरह से कर सकते हैं ताकि आपका डेटा जो है वो ज़्यादा हाईलाइट आपको दिखाई देगा। तो और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके आप जो भी इफेक्ट देना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। बैकग्राउंड तो आप और भी ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी, जिसमें आप और भी बैकग्राउंड को कुछ और ब्लर करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं दिखाना चाहते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो आपके ऊपर है। फिलहाल तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर हमारा डेटा आ चुका है और इसके लिए एनिमेशन देने के पहले हमें इसे एग्जिट एनिमेशन देना है, यानी कि जो हमारा लास्ट एनिमेशन था उसे हमें एग्जिट देना है और जो नेक्स्ट एनिमेशन है वो एंट्रांस एनिमेशन रहेगा। ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन बोर्ड मीटिंग में दिखाओगे ना, मैं आपको बताऊंगा ना, ढासू हो जाएगा। मुंबई की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ दोस्तों, ढासू प्रेजेंटेशन हो जाएगा। यानी कि आपका बॉस भी इंप्रेस हो जाएगा, आपके जो जूनियर्स है वो भी इंप्रेस हो जाएंगे, यार बनाया कैसे आपने, ये कैसे किया एक्सेल के अंदर, ये ऐसा ज़रूर सवाल आपके कलीग्स आपसे पूछेंगे। फिलहाल वो सवाल पूछने के पहले ये सीख लो। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे करना क्या है। मैंने इसको सिलेक्ट किया है, जो मेरा पुराना एनिमेशन है उसमें मुझे देना है ऐड एनिमेशन में जाकर एग्जिट में मैं दे रहा हूँ वाइप। आप कोई भी दे सकते हैं, मुझे ये पसंद है और मैं इसका शटर डाउन करना चाहता हूँ तो फ्रॉम टॉप इस तरह से ये बंद हो जाएगा और इसके अंदर एंट्रांस एनिमेशन आएगा। ऐड एनिमेशन में जाइए और यहाँ से ऐड एनिमेशन से दीजिए या यहाँ से दीजिए, पहला एनिमेशन आप कहाँ से भी दे सकते हैं, नो इश्यूज़। और ये इसका एंट्रांस, यहाँ पे शटर ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एनिमेशन पेन मैंने पहले से ला के रखा है। जिसको करना है क्या दोस्तों, जिसको करना है आपको यहाँ पे क्लिक एंड स्टार्ट विथ प्रीवियस। ऑलवेज रिमेंबर, ये क्यों करना है मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जब शटर क्लोज होगा तो ये ओपन होगा और आपको प्रेजेंटेशन देखने में मज़ा आ जाएगा। इस बार देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड डार्क किया, इसलिए आपका ध्यान जा रहा है कि कहाँ पे हमारा डेटा है, कहाँ पे फोकस हो रहा है। वाह, इंटरेस्टिंग है ना। ऐसा ही आपको लास्ट के लिए करना है, ये मैं अभी नहीं बताऊँगा, आप समझ गए होंगे इसके अंदर करना कैसे है। स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं कि पावर पॉइंट के अंदर हम एक्सेल का डेटा लेके कैसे इस तरह का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब बारी है चार्ट्स की। इतना ही नहीं, चार्ट्स के ऊपर कैसे प्रेजेंटेशन अप्लाई करना है वो भी देखिएगा, क्योंकि कल जाकर अगर आपको चार्ट का प्रेजेंटेशन देना है, चार्ट्स दिखाने मीटिंग्स के अंदर, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक शीट ले ली है, छोटी सी शीट ली है नेम ऑफ स्टूडेंट की, और उसमें सब्जेक्ट 1 2 3 है और इन 5 स्टूडेंट्स को मैंने सिलेक्ट किया है। दिखाई दे रहा है आपको आमिर खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, आयुष्मान खुराना, ये मेरे स्टूडेंट है। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये मेरे स्टूडेंट होंगे तो भैया
ये कंप्यूटर क्यों सीखेंगे वैसे भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं करूँगा F11 प्रेस, मतलब यहाँ पे चार्ट अगर मुझे इंसर्ट करना है तो आपको पता है इसको सिलेक्ट करके F11 कीजिए, चार्ट आ जाता है, राइट। चार्ट आपके सामने है। इस चार्ट को करना है Ctrl+C कॉपी। स्टेप से याद रखिए, इस चार्ट को डायरेक्टली प्रिंट स्क्रीन वगैरह नहीं करना है। पहले हमने प्रिंट स्क्रीन किया था एक्सेल की फाइल को और डायरेक्टली डाला था पहले वाले प्रेजेंटेशन में, क्योंकि एक्सेल की फाइल यहाँ पे डायरेक्ट आई थी। लेकिन अभी चार्ट को कॉपी करना है और हमारे प्रेजेंटेशन में मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और हमारी प्रेजेंटेशन की फाइल मैंने यहाँ पे ओपन की है। इसके अंदर मैं नई स्लाइड इंसर्ट करता हूँ, Ctrl+M, न्यू स्लाइड। पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की याद रखिएगा। वैसे पावर पॉइंट की ट्यूटोरियल मैंने अपलोड की है और दोबारा चाहिए तो बनाने वाला हूँ। आपको नए अंदाज में नए ट्यूटोरियल मिलने वाले पावर पॉइंट के बस चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों। वैसे मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर टिप्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे, और कंप्लीट टेक्नोलॉजी एक मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर की ट्रिक्स के लिए चैनल ओपन किया है, उसे भी ज़रूर एक बार विजिट करके देखिएगा दोस्तों। आपको कंप्यूटर के सारे टिप्स की ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल करके दी है। ज़रा डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल की, विजिट करके ज़रूर देखिएगा। फिलहाल तो यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा चार्ट को, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है वहाँ से चार्ट कॉपी पेस्ट किया है। अभी तक मैंने प्रिंट स्क्रीन नहीं किया है। इसमें कुछ सेटिंग्स मुझे करनी है। पहले तो चार्ट को मैं इस कॉर्नर पे टच करूंगा, ये कॉर्नर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे टच करना है, कॉर्नर टू कॉर्नर ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाट आई विल डू, इसकी साइज इस कॉर्नर से खींच के मैं यहाँ तक बना दूंगा, इस कॉर्नर तक। आपको कॉर्नर टू कॉर्नर चार्ट प्रॉपर्ली टच कर लेना है। चार्ट की टाइटल की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं एनिमेशन से उसे ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर दिया। चार्ट में ये जो बॉटम के नाम दिख रहे हैं, मैं होम टैब में जाकर यहाँ से इसे बोल्ड और साइज़ बढ़ा सकता हूँ। एवरीबडी नोज़ दैट कि भाई ये साइज़ बढ़ाने के लिए क्या है, कैसे है। इसे सिलेक्ट कीजिए, इसकी साइज़ बढ़ा के रखिए, इसकी भी साइज़ बढ़ा के रखिए, ताकि आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे से क्रिएट हो। और यहाँ पे इसकी भी साइज़ आप बढ़ा के रख सकते हैं। इसे आप ऊपर भी रख सकते हैं लीजेंड को। अब इस लीजेंड को ऊपर रखने के लिए आपको डिज़ाइन ऑप्शंस रहता है। डिज़ाइन के अंदर चार्ट एलिमेंट में लीजेंड में इसे टॉप में रख देना है। ज़रा देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप चार्ट के साथ करोगे तो ये प्रॉपरली आ जाएगा। कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, मैंने आपको बता दिया है। डिज़ाइन, लीजेंड, और लीजेंड को यहाँ पे मतलब ऐड चार्ट एलिमेंट में लीजेंड में यहाँ पे उसकी पोजीशन मैंने टॉप में रख दी है। ये मुझे ग्रिड लाइंस भी नहीं चाहिए, ग्रिड की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस वाइट स्क्रीन चाहिए बैकग्राउंड में। तो ग्रिड लाइन हटाने के लिए भी चार्ट एलिमेंट में जाकर, ग्रिड लाइंस में जाकर, इसमें ये प्राइमरी मेजर ग्रिड लाइन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। ये पहले मेजर ग्रिड लाइन है, देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ग्रिड लाइन गायब हो रही है, राइट। तो ये चार्ट को मैंने प्रॉपर बना दिया। अब आपको करना है फुल स्क्रीन के लिए, इसको स्लाइड शो में जाकर फ्रॉम करंट स्लाइड, क्योंकि मेरी पहली स्लाइड ये है, अगर मैं F5 बटन प्रेस करूंगा तो स्टार्टिंग से चालू होगा, इसलिए फ्रॉम करंट स्लाइड ये फुल स्क्रीन आ गया। फुल स्क्रीन करने के बाद अब आपको कीबोर्ड पे आना है, प्रिंट स्क्रीन बटन दबा देना है। प्रिंट स्क्रीन बटन दबाते ही ये पूरी की पूरी स्क्रीन आपको पता है कॉपी होने वाली है। Ctrl+M कीजिए और Ctrl+V कीजिए। नाउ लुक एट हियर, ये जो चार्ट था अब ये चार्ट नहीं है, ये इमेज बन गया। मतलब चार्ट ही है लेकिन चार्ट की इमेज बना दी मैंने। इमेज इसीलिए क्योंकि हम एनिमेशन दे सके ना दोस्तों। चार्ट के ऊपर डायरेक्टली वैसे एनिमेशन नहीं दे पाएंगे, हमें जो चाहिए वो जैसे एनिमेशन हमने अभी डेटा पे दिया था। इस चार्ट को, इस इमेज को मैंने फिट कर दिया। चाहिए तो ये स्लाइड हमें ज़रूरत नहीं है अभी स्लाइड नंबर 2 की, ये हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और ये स्लाइड नंबर 2 पे शिफ्ट हो गई, जो कि इमेज है हमारी, राइट। यहाँ पे ये इमेज है। अब इमेज क्रिएट होने के बाद आपको आगे के स्टेप्स तो पता ही है, मैं फास्ट यहाँ पे करना चाहूँगा उस स्टेप्स को, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि यहाँ पे मैं सबसे पहले Ctrl+D करूँगा, इसको पहले एडजस्ट करूँगा, कॉर्नर पे टच करूँगा। टच करने के बाद फॉर्मेट में जाकर क्रॉप टूल लूँगा। क्रॉप टूल लेने के बाद जो कॉलम मुझे पहले शो करना है उस कॉलम की तरफ मैं इस तरह से करूँगा, इस तरह से जो भी कॉलम करना है मुझे ये करना है, ये करना, ये कॉलम ऋतिक रोशन मुझे शो करना है। चलिए तो ऋतिक रोशन मैं यहाँ पे इस तरह से शो करूँगा। ओके, ये इतना ही शो करना चाहता हूँ मैं, राइट। आफ्टर दैट इसके बैकग्राउंड को मैं सिलेक्ट करूँगा और बैकग्राउंड, ये जो है बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया। आपको पता है कलर में जाकर मैं यहाँ पे लाइट कलर दे दूंगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, इतना ही रहेगा। और इसके ऊपर क्लिक करके एनिमेशन में जाकर इसको मैं अलग अलग एनिमेशन दे सकता हूँ। यहाँ पे आप जूम भी दे सकते हैं, आपको लगता है जूम नहीं देना है, Ctrl+Z हटा दिया और फिर इस पर क्लिक करो। ऐड एनिमेशन में जाकर आप यहाँ पे कुछ और दे दो, जैसे ये वाला दे दिया मैंने। सो हमेशा की तरह मैं ये देता हूँ। तो आपको समझ में करना क्या है, इसमें भी वही सेम चीज़ें करनी है। Ctrl+D रिपीट अगेन, इसको यहाँ पे रख दीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ, क्रॉप टूल लीजिए। ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं खुद ही फास्ट बोल रहा हूँ यहाँ पे।
और जो पोर्शन मुझे हाईलाइट करना है, जो दिखाना है, उसको मैं इस तरह से रखूँगा। यहाँ पे मुझे इतना रखना है और उसके बाद इसे भी मैं क्या करूँगा आपको पता है, इसको सिलेक्ट करूँगा एंड इसे पहले रीसेट पिक्चर करने के बाद इसे सिलेक्ट करना है और एनिमेशंस के अंदर ऐड एनिमेशन में इसे हमें वाइप और फ्रॉम टॉप की जगह फ्रॉम बॉटम की जगह फ्रॉम टॉप देना है। और ये एग्जिट एनिमेशन दिया है, इसको देंगे एंट्रांस एनिमेशन। यहाँ पे है एंट्रांस एनिमेशन हमारा। यहाँ पे याद रखिएगा एंट्रांस, एम्पैसिस, एग्जिट। हमें चाहिए एंट्रांस और एग्जिट, हमने वही दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो एनिमेशन पेन आ रहा है ये नहीं आया, तो आपको पता है एनिमेशंस में ही यहाँ पे एनिमेशन पेन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको करना है स्टार्ट विथ प्रीवियस। इंटरेस्टिंग है। अब आपको डायरेक्टली ये स्लाइड का प्रेजेंटेशन देखने में मज़ा आ जाएगा। स्लाइड शो में मैं फ्रॉम करंट स्लाइड करूँगा क्योंकि वही स्लाइड मुझे देखनी है। डाउन एरो प्रेस करो, वाह ऋतिक रोशन का डेटा दिख रहा है। डाउन एरो प्रेस करो, ऋतिक रोशन डाउन, ऋतिक रोशन का डेटा गायब, आमिर खान का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। सो इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन मैंने कैसे बनाया आपको समझ में आएगा दोस्तों। मेरे बहुत सारे वीडियो एडिटिंग में भी ये सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ। मुझे लगा कि यार मैं आपके साथ ये शेयर करूँ ताकि आप भी अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में इसे लाकर ज़रा क्रेडिट्स लो अपने बॉस से। ज़रूर वो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट करने में मजबूर हो जाएंगे क्योंकि आप ऐसा कुछ सीख रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो। और अभी पांचवी टिप्स यानी आखिरी टिप्स। लेकिन इस टिप्स को शुरू करने के पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। मेरे जितने भी चैनल्स हैं उनकी लिस्ट आपको सामने दिखाई दे रही है। और दूसरी बात यह है कि बचपन से मेरे मन में सवाल रहते थे कि यार अपने आसपास की जो चीज़ें हैं वो क्यों होती है। मैं बहुत क्यूरियस था इन चीज़ों को जानने के लिए और उसी को लेकर मैंने और मेरे दोस्त ने एक चैनल ओपन किया जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी चैनल पे हमने फैक्ट्स की वीडियोस अपलोड करना चालू किया। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो हमारी तरह की ये जानने के लिए कि भाई शरीर वायरस को कैसे मारता है, एरोप्लेन के अंदर अगर पंछी गए क्या होगा, एरोप्लेन गिर जाएगा, तो ये सारी चीज़ों को अगर जानना है तो मेरे वीडियो ज़रूर देखना चाहिए आपको। तो ज़रूर एक बार क्यूरियोसिटी चैनल को विजिट कीजिए। अब शुरू करते हैं हमारी पांचवी टिप्स। दोस्तों यहाँ पे देखिए इस एक्सेल शीट के अंदर आपको ए कॉलम में नेम दिखाई दे रहे हैं, बी कॉलम में एड्रेस और सी कॉलम में सिटी। एक सिंपल सा डेटा है जो कि आपको दिख रहा है, सिंपल डेटा है। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, ए कॉलम के अंदर के अल्फाबेट्स को मैं कैपिटल करना चाहता हूँ, तो हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए कॉलम और बी कॉलम के बीच में एक मैं कॉलम इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट नॉर्मली आपको पता राइट क्लिक इंसर्ट करते हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ए कॉलम के अल्फाबेट कैपिटल में चाहिए तो मैं करूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू अपर और ए कॉलम के सेल्स को सिलेक्ट करूंगा और एंटर करके ड्रैग करूंगा। ये सब कैपिटल हो गए। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन आपको एक से ज्यादा कॉलम अगर अपर, लोअर और प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है तो चलिए ये देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ। अब इस डेटा में मैंने क्या किया है, ए बी सी ये तीन कॉलम है, तीनों को एक साथ मैं सिलेक्ट कर रहा हूं ऊपर से ड्रैग करके। और ऊपर एक टैब है, आपको दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा टैब आ चुका है मेरे एक्सेल फाइल में, लर्न मोर करके। ये आपके एक्सेल में भी आ सकता है। ये दरअसल मैंने क्रिएट किया है। अब मैं करूंगा कि इस टैब में आपको दिखाई दे रहा है लोअर केस, प्रॉपर केस और अपर केस, ये तीनों ऑप्शन है। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर केस पे क्लिक करता हूँ तो नीचे देखिए वाओ इंटरेस्टिंग, आपको दिखाई दे रहा है ये प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं लोअर में करता हूँ क्लिक, तो तुरंत तीनों भी कॉलम यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लास्ट अपर केस, तो अपर केस में भी कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे एक बात आपको समझ में आई होगी, बिना फॉर्मूला में हमने ये कर दिया है और ये हमारे एक्सेल में परमानेंट टैब भी बन सकता है। लेकिन कैसे? तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको एक नोटपैड की फाइल, इसमें कुछ कोडिंग है। इस कोड को आपको नहीं समझना है, बस आपको इसे कॉपी कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैंने पूरे कोड एक साथ सिलेक्ट कर लिए हैं और कंट्रोल ए और कंट्रोल सी ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो कॉपी कर लिया है मैंने इसे। उसके बाद अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं एक्सेल फाइल भी ओपन कर रहा हूँ जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने कुछ कंटेंट आपको इंट्रो पार्ट में दिखाए थे, वही कंटेंट है, नेम एड्रेस एंड सिटी। और इस एक्सेल फाइल में मैं अल्ट F11 बटन प्रेस कर रहा हूँ। अल्ट F11 प्रेस करने के बाद आपके सामने VBA की स्क्रीन आ जाती है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन जो स्क्रीन रहती है एक्सेल की वो आ जाती है। सिंपल है, इसमें करना क्या मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आपको इंसर्ट मॉड्यूल करके एक ऑप्शन मिल जाता है, उसके अंदर आपको मॉड्यूल को इंसर्ट करना है यहाँ से क्लिक करके। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मॉड्यूल इंसर्ट हो जाएगा और इसमें ये कोड पेस्ट कर देना जो कि आपने कॉपी किया था। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V बटन प्रेस कीजिए, कंट्रोल V पेस्ट। तो यहाँ पे ये आ गया कोड, दैट्स इट। ये कोड आने के बाद आपको अल्ट टैब बटन प्रेस करना है, एक्सेल फाइल में आप आ जाएंगे। जो कोड हमने अभी लिखे उसका एक एडिंग्स हमें सेव करना है, क्योंकि हमें दरअसल ये जो कोड मैंने लिखा अभी, ये कोड बस इसी एक्सेल फाइल के लिए अप्लाई नहीं करना है, मुझे
एक्सेल सॉफ्टवेयर के लिए उसे अप्लाई कर देना है। मतलब जब कभी भी मैं एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा तो अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस ये सभी फाइल में चले। तो इसके लिए मैं करूंगा क्या, यहाँ पे इस फाइल को मैं सेव एज करूंगा। मतलब F12 बटन प्रेस करना है आपको। कोई भी फाइल को आपको दोबारा सेव करना है तो F12 बटन प्रेस करते सेव एज की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे आपको सेव एज का डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे देना है एडिन्स का नाम। अब मैं इस एडिन्स को नाम दे रहा हूँ चेंज केस एडिन। आप कुछ भी दे सकते हैं, चेंज केस ही है, ये अलग अलग प्रॉपर, लोअर और अपर केस है। तो इसे चेंज केस करके एडिन्स हम बना रहे हैं, जो कि वर्ड के अंदर चेंज केस करके ऑलरेडी एक ऑप्शन रहता है, एक्सेल के अंदर नहीं रहता, इसलिए ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सेल के अंदर हमारे खुद के ऑप्शंस हम बनाएंगे, अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस। इसके लिए चेंज केस, और यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक की जगह मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक्सेल एडिन्स इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। आपको दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन क्लियरली। अभी एक्सेल एडिन इस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और चेंज केस करके ये एडिन्स कहाँ पे सेव हो रहा है वो आपको ऊपर पाथ भी दिखाई दे रहा है, रोमिंग माइक्रोसॉफ्ट एडिन्स, इसमें सेव हो जाएगा। ये लोकेशन है एडिन्स सेव होने का, ऑटोमेटिक एक्सेल उस लोकेशन में यहाँ पे लेके आता है जब आप सेव एज टाइप में एडिन्स लेते हो। तो अब सेव फाइनली करना है आपको। सेव करने के बाद आपको उस एडिन्स को एक्सेल के लिए परमानेंट बनाने के लिए फाइल में जाना है। फाइल मेनू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे बॉटम में आपको एक ऑप्शंस मिल रहा है, उसमें क्लिक करना है। हर एक में मिलता है। अगर आप एक्सेल 2007 यूज़ करें तो वहाँ पे एक्सेल ऑप्शंस ऐसे लिखिए आता है पूरा, और नया वर्जन है एक्सेल का तो ऑप्शन से लिख के आएगा। उसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है। उस डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे एडिन्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको क्लिक करना है। इस एडिन्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज में नीचे एक्सेल एडिन्स गो यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है, गो पे क्लिक कीजिए। गो पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ रहा है, उसमें ये ब्राउज ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये ब्राउज ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेंज केस वाला जो एडिन हमने अभी सेव किया था उसे क्लिक कीजिए और बस ओके कीजिए। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे पूछा गया कि ये ऑलरेडी एडिन सेव है आपकी, इसमें इसे एग्जिस्ट है, ये एडिन्स ऑलरेडी इस फाइल में सेव है, आपको रिप्लेस करना है, यस करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। ये एडिन्स यहाँ पे ऐड हो गया है। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली अल्ट टैप करके यहाँ पे कोडिंग में दोबारा जाना है। ऊपर वाला जो मॉड्यूल दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे है दो अलग अलग मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 1। तो ऊपर वाला जो मॉड्यूल है उसको डबल क्लिक करके ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे डिलीट करना है, या मॉड्यूल को ही आप डिलीट करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं इस मॉड्यूल को ही डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक और रिमूव मॉड्यूल। अभी इस मॉड्यूल की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर के जो कंटेंट है वो ऑलरेडी चेंज केस के एडिन्स में यहाँ पे इस मॉड्यूल में ऐड हो चुके हैं। तो दोनों मॉड्यूल सेम ही है। तो जो हमारा पुराना ओरिजिनल मॉड्यूल था उसे हम यहाँ से रिमूव करें, क्योंकि हमारे डबल डबल कोड ना हो जाए फाइल के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव मॉड्यूल 1, यस। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सा मॉड्यूल आपको रिमूव करना है। मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। चेंज केस डॉट एक्सेल AM का मॉड्यूल आपको रखना है, यहाँ पे दिख रहा है वो मॉड्यूल है। और जो ऊपर का मॉड्यूल था जो कि बुक 4, मेरा जो भी बुक 1, 2, 4 रहेगा आपकी फाइल, उसका मॉड्यूल मैंने डिलीट किया है। ये मेरा बुक 4 फाइल है, उसका मॉड्यूल मैंने डिलीट किया है। तो ये बात ज़रा ध्यान में रखना कि कौन सा मॉड्यूल डिलीट करना है। कहीं गलती से आपने ये वाला मॉड्यूल अगर डिलीट कर दिया चेंज केस डॉट XLM, तो आपको फिर वो एडिन्स नहीं मिलेगा, वो एक्टिव नहीं होगा। अब करना क्या है, फाइनल आपको यहाँ पे टैब तैयार करना है, जैसे मैंने इंट्रो पार्ट में दिया था। तो यहाँ पे फाइल मेनू में चले जाइए, ऑप्शंस में क्लिक कीजिए, यहाँ पे सामने डायलॉग बॉक्स आ गया है। उसके अंदर आपको कस्टमाइज रिबन यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कीजिए। कस्टमाइज रिबन के अंदर राइट साइड में आपको बहुत सारे टैब दिखाई दे रहे हैं। आपको लास्ट वाला टैब जो भी है आपके मेनू में से वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऊपर व्यू टैब लास्ट है हमारे लिस्ट में, तो व्यू टैब सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक कीजिए। मतलब व्यू टैब के बाद न्यू टैब, नया टैब ऐड होगा। चलिए न्यू टैब ऐड होता है कि नहीं देखते हम। न्यू टैब, ओके, यहाँ पे न्यू टैब ऐड हो चुका है। इसका नाम आप राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। आसानी से राइट क्लिक कीजिए, रीनेम कीजिए। इसका नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ लर्न मोर, ओके। आप जो भी चाहिए वो रख सकते हैं एज यू विश। आपका नाम खुद का भी दे सकते हैं। ग्रुप का क्या नाम देना है आप उसे भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रीनेम, इस ग्रुप का नाम देना है मुझे चेंज केस ग्रुप। आप इसे चेंज केस किसी तरह से नाम रखना है वो आप चेंज और स्पेस भी रख सकते हैं, वट एवर यू कैन राइट इट। अभी यहाँ पे कुछ लोगों, यहाँ पे कोई आइकॉन वगैरह ऐड करना है उसके लिए तो यहाँ पे आइकॉन भी ऐड कर सकते हैं। चलो इसका ग्रुप का नाम रख दिया मैंने। अब इस ग्रुप में मुझे वो मैक्रोज ऐड करना है जो कि मैंने ऑलरेडी एडिन्स में ऐड कर दिया है। तो सिंपल है, बस अभी यहाँ पे पॉपुलर कमांड ऊपर दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैक्रोज ऑप्शन आ रहा है,
अब इस मैक्रोज ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। मैक्रोज ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है लोअर केस, प्रॉपर केस एंड अपर केस, ये मैक्रो है। चलिए मैं इसे ऐड कर दूंगा 1 बाय 1। यहाँ पे ये तीनों भी ऐड हो चुके हैं, लोअर केस, प्रॉपर केस एंड अपर केस। ओके, तो अब लोअर केस के लिए आइकॉन देना है, राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पे रीनेम, नाम तो बदलना नहीं मुझे इसका, बस आइकॉन देना है लोअर केस के लिए। तो आप इसमें से कोई भी आइकॉन यहाँ से पिक कर सकते हैं, जो आपको आइकॉन अच्छा लग रहा है, आपको प्रेजेंटेटिव लग रहा है, वो आइकॉन आप रख सकते हैं। तो चलिए लोअर केस के लिए मैं यहाँ से कोई भी एक आइकॉन ले लेता हूँ। अब दूसरा आइकॉन भी ले सकते हैं, राइट क्लिक, यहाँ पे चेंज रीनेम, यहाँ पे रीनेम, फिर कोई भी आइकॉन लीजिए। यहाँ पे आइकॉन असाइन कर रहा हूँ मैं बस एग्जांपल के तौर पे रीनेम। और अगर आप आइकॉन नहीं असाइन करते तो बाय डिफ़ॉल्ट एक आइकॉन आने वाला है, कोई भी आइकॉन दीजिए यहाँ पे जो आपको अट्रैक्टिव लग रहा है। चलिए ये अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे, हो गया। यहाँ पे तीनों भी आइकॉन अप्लाई हो चुके, ओके कीजिए। ओके करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स हो जाएगा क्लोज और यहाँ पे एक नया टैब आ रहा है लर्न मोर। अब आपको करना क्या है, अभी आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद लोअर केस पे क्लिक करके देखिए, सब लोअर हो गया। प्रॉपर पे देखिए, सब प्रॉपर हो गया। अपर पे देखिए, सब अपर हो गया। यही नहीं कि आप ये तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर कीजिए, अपर केस कीजिए, लोअर केस कीजिए, सब हो रहा है ना यहाँ पे, इजीली हो रहा है, बस एक क्लिक से हो रहा है दोस्तों। और अभी ये परमानेंट हो गया आपके एक्सेल के लिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, इस फाइल को यहाँ पे एज इट इज़ क्लोज कर रहा हूँ, तो क्लोज करने के बाद कोई अगर नया फाइल मैं ओपन करता हूँ एक्सेल का, चलिए मैं फिर से दोबारा एक्सेल स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद ब्लैंक वर्कबुक लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट टाइप कर रहा हूँ और कुछ भी कंटेंट कैपिटल में मैंने टाइप किया, आप देख सकते हैं। इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ और लर्न मोर ये टैब पे क्लिक करके मैं यहाँ पे प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। अपर केस, प्रॉपर केस, लोअर केस, मतलब एक्सेल के लिए परमानेंट हो गया। ये एडिंग्स बनाने का यही तो बेनिफिट होता है दोस्तों, कि आप एक बार बना दो, हमेशा के लिए आपके एक्सेल फाइल में रहेगा, आपका टाइम भी सेव होगा। कैसा लगा दोस्तों आज का ये टॉपिक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और कमेंट आपने ऑलरेडी किया होगा। मेरे जितने भी चैनल्स हैं, इसके अलावा मेरे 6 और चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, जाकर चेक कीजिएगा, जहाँ पे आपको कंप्यूटर में कुछ ना कुछ नया सीखने ज़रूर मिलेगा। उन्हें भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।